अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज आप सभी के लिए साइंस के सेट 17 यानी साइंस के सेट 17 का एनालिसिस करने वाला हूं और ये साइंस का सेट हमारे संस्था में ऑफलाइन हो चुका है, यानी हम लोग लगभग 2000 साइंस के प्रश्नों का यूट्यूब पर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका टेस्ट संस्था में ऑफलाइन कराया जाता है। अगर आप भागलपुर से हैं, आप भी टेस्ट देना चाहते हैं साइंस का या किसी भी एग्जाम का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के आप कॉल कर सकते हैं या ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट 17 यानी 17 सेट का एनालिसिस। तो आज जो है वो प्रश्न संख्या 475 तक से हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 474 तक के प्रश्न को कर चुके हैं। आज हम लोग 475वां प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न यही है, डेंगू का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी डेंगू का प्रमुख लक्षण क्या है? डेंगू होने से कौन सा लक्षण आपको दिखाई देता है? तो देखिए, डेंगू से कौन सा लक्षण आपको नजर आता है? तो डेंगू का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है आपका? तो वो है तेज बुखार। क्या हो जाता है आपको? तेज बुखार हो जाता है। सिर दर्द करने लगता है, सिर दर्द हो जाता है। आपका जोरों और मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। आंख के सॉकेट में दर्द होने लगता है, आंख के सॉकेट में दर्द होने लगता है। तो ये सब आपका लक्षण है। किसका लक्षण है? डेंगू का। ये किसका लक्षण आपका है? तो ये डेंगू का क्या है? लक्षण है। तो इसमें आपका कौन सा? पीठ दर्द, बेहोश, आंख के सॉकेट में दर्द, दस्त। तो क्या हो जाएगा इसका प्रमुख लक्षण आपका? आंख के सॉकेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एड्स का मतलब, यानी एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो पहला क्या है देखते हैं, एक्टिवली इनएक्टिव, तो ये तो होगा नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये आपका एड्स का क्या होता है? फुल फॉर्म। तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मटर प्लांट से यानी मदर प्लांट से दूर फेंके जाने से बीजों के बिखरने वाले फलों का विस्फोट या किस प्रकार के पौधों में आसानी से देखी जाती है? यानी बोला गया है मदर प्लांट, यानी जो मदर प्लांट होता है उससे दूर फेंके जाने से बीजों के बिखरने वाले, यानी बीज क्या होता है? बिखर जाता है और फलों का क्या होता है? विस्फोट होता है। इस स्थिति किस पौधों में आसानी से देखी जाती है? कौन से पौधे में ऐसा आसानी से होता है? आलू। तो आलू में ऐसा नहीं होता है। सिंग पर्णी, ये फूल का एक है जिसमें, इसमें भी नहीं होता है आपका। टमाटर, इसमें भी नहीं। मटर, किसमें होता है आपका? मटर जो होता है, मटर का फल, वो अपने आप क्या होता है आपका? सूखने के बाद अलग हो जाता है और उसका बीज क्या होता है आपका? बिखर जाता है या विस्फोट हो जाता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? मटर के पौधा में ऐसा घटना देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री समूह का सदस्य है? यानी द्विबीजपत्री का सदस्य कौन है? तो देखिए, आम दिया है, मक्का, गेहूं। ये मक्का जो है ये क्या है? एक बीजपत्री आपका है। गेहूं भी एक बीजपत्री है। और ये जो आपका चोकर है, चोकर क्या होता है? जो अनाज होता है, अनाज का जो बाहरी परत है उसी से क्या बनता है आपका? चोकर निकलता है। और ये जो आम है आपका, ये द्विबीजपत्री है। क्या है आपका? द्विबीजपत्री है। तो याद रखिएगा, आम किसका समूह है? द्विबीजपत्री का समूह है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तीन साम्राज्य का वर्गीकरण किसने दिया था? तो तीन साम्राज्य का वर्गीकरण किसने दिया था? तो याद रखिएगा, E.H. हैकेल। कौन दिया था आपका? E.H. हैकेल ने दिया था। और ये कब दिया था? तो ये दिया था 1866 में। कब दिया था आपका? 1866 में ये आपको दिया था। ठीक है। क्या क्या था आपका? प्रोटिस्टा, पहला कौन था आपका? प्रोटिस्टा। दूसरा क्या था आपका? प्लांटा। तीसरा क्या था आपका? पशु। ये तीन भागों में इन्होंने क्या किया था? बांटा था। अगला है RH
वेकर, इन्होंने क्या दिया था? तो देखिए इन्होंने क्या दिया था आपका, ये देखिए ये EH वाला जो है, इन्होंने 3 साम्राज्य या 3 राज्य या कह सकते हैं त्रिराज्य प्रणाली, क्या दिया था आपका? त्रिराज्य प्रणाली दिया था इन्होंने। और RH विखेटर ने कौन सा दिया था आपका? तो ये पंचराज्य प्रणाली, क्या दिया था आपका? पंचराज्य प्रणाली का कॉन्सेप्ट आपका इन्होंने दिया था। और कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? तो ये आपका द्विराज्य प्रणाली का इन्होंने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था। अरस्तु, ये क्या है आपका? इन्होंने सामान्य रूप से साइंस को क्या किया था? इन्होंने बांटा था। तो क्या हो जाएगा? 3 साम्राज्य वर्गीकरण किसने दिया था आपका? EH हैकल। कौन दिया था आपका? EH हैकल। और पंचराज्य वाला कौन दिया था? RH विक्टर। और द्विराज्य वाला कौन दिया था? कैरोलस लिनियस। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में अम्लीय है, यानी इन सब में से अम्लीय कौन है आपका? तो देखते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है आपका? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका क्षार होता है। मानव रक्त, तो मानव रक्त ये भी क्या होता है आपका? ये भी आपका क्या है? क्षार होता है। मानव रक्त भी कैसा है आपका? ये भी क्षार है, क्योंकि इसका जो pH मान है वो आपका वो क्षार में आता है। आगे है चूना का पानी। चूना का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपका? ये भी आपका क्षार है। और चींटी का डंक, ये जो चींटी का डंक है ये क्या निकालता है आपका? फॉर्मिक एसिड। क्या निकालता है आपका? फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड क्या है? तो ये आपका क्या है? अम्लीय है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? चींटी का डंक। यानी चींटी का डंक जो है वो क्या प्रकृति में आपका? अम्लीय, यानी फॉर्मिक एसिड क्या होता है आपका? अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नल के पानी में मौजूद सभी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने, पानी पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए बिजली के पानी के फिल्टर में डैश विकिरण का उपयोग करते हैं। यानी पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको मारने के लिए कौन से विकिरण का प्रयोग करते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा? पराबैंगनी किरण। किसको प्रयोग करते हैं हम लोग? पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रे का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसी से पानी में हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या किया जाता है? मारा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, नमक के घोल, यानी नमक के घोल से धोए गए शरीर पर घावों के संबंध में, यानी बोला गया है कौन सा सही विकल्प है? यानी नमक के पानी से घाव को धोने से क्या होता है, उसे क्या फायदा होता है? सही विकल्प आपको चुनना है। घाव में खून की मात्रा को दूर करने के लिए, घाव में खून को कम करने के लिए नमक के पानी से धोते हैं क्या? बिल्कुल नहीं धोते हैं। दूसरा क्या है? खून के थक्के जमने के लिए, यानी खून का थक्का अगर जमाना हो तो नमक के पानी से धोया जाता है घाव को? तो बिल्कुल नहीं धोया जाता है। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए बिल्कुल नमक के पानी से धोते हैं, कीटाणु को क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी जीवाणु और कीटाणु होता है वो नमक में जाके क्या हो जाता है आपका? चला जाता है, जिससे घाव से कीटाणु क्या हो जाता है आपका? दूर हो जाता है। तो इसलिए कीटाणु को नष्ट करने के लिए नमक वाले पानी से घाव को धोया जाता है। अगला, हड्डियों को जोड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, यानी बहुत सारा रोग दिया है, निमोनिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, हैजा। तो ये आपके अनेक तरह का रोग है और इनमें से बोला गया है अलग कौन सा बीमारी है। तो देखिए, निमोनिया, डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स, यानी ये जो आपका 3 बीमारी है ये आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से। यानी ये किससे होता है आपका? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित क्या है आपका? रोग है। और चिकन पॉक्स क्या है आपका? ये वायरस जनित रोग है। कैसा है आपका? वायरस जनित रोग है। इसलिए ये तीनों एक जैसा, चिकन पॉक्स अलग है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिकन पॉक्स जो वायरस से होता है। निमोनिया, डिप्थीरिया, हैजा, इसमें कौन आपका? ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया इसमें रोल निभाता है। आगे बढ़ते हैं, रोटी बनाने के लिए, यानी रोटी बनाने के लिए आटे का फूलना खमीर द्वारा, यानी यीस्ट खमीर द्वारा डैश के कारण होता है।
यानी आटे का जो फूलता है वो किसके कारण फूलता है, वो आपसे पूछा गया है, खमीर। तो देखिए होता क्या है, ये जो खमीर है आपका, जिसको इस्ट कहते हैं, ये क्या करता है, आटा में, यानी आपका जो आटा होता है, आटा में जो मौजूद आपका, आटा में मौजूद जो शर्करा होता है, क्या होता है, आटा में मौजूद जो आपका शर्करा होता है, आटा में मौजूद जो शर्करा होता है, इस शर्करा को किण्वन की प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से, किण्वन की प्रक्रिया से इसको जब वो तोड़ता है तो इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, आपका फूलता है, यानी आटा क्या हो जाता है, तो आटा फूल जाता है। यानी आटा फूलता है किस क्रिया के द्वारा, तो किण्वन। कौन सा क्रिया आपका होता है, किण्वन के क्रिया के द्वारा। और कौन फुलाता है आटा को, तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस आपका, और जो आप ब्रेड देखते हैं उसको भी कौन फुलाता है, तो उसको भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही फुलाता है। तो आटा को भी फुलाता कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन किस प्रक्रिया से शर्करा को बदलता है, वो किण्वन की प्रक्रिया से। कौन सा प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया से। आगे बढ़ते हैं, अगला है आवर्त सारणी, यानी पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, दिमित्री मेंडलीव। यानी किसके द्वारा, ये एकदम बेसिक सा सवाल है आपका, कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था पहली बार। आगे बढ़ते हैं, अगला है जल चक्र, यानी जल चक्र क्या होता है। देखिए जल चक्र, सबसे पहले कि ये जल चक्र है क्या, जल चक्र, ये जल चक्र क्या है। तो जल चक्र में क्या होता है आपका, जो आपका जल है ना, ये जल क्या बनेगा, वाष्प। जल क्या बनता है, वाष्प। वाष्प बन के जल ऊपर जाएगा, फिर वाष्प क्या हो जाएगा, संघनन करके फिर से ये कहां आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। यानी जल से वाष्प बनना, फिर वाष्प से क्या बन जाना, जल बन जाना। इसी क्रिया का नाम क्या है, आपका जल चक्र। इसमें कौन कौन रोल निभाता है, जल से वाष्प बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट। और वाष्प से जल बनने के लिए क्या होना पड़ता है, आपका संघनन, यानी क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना होगा। तो ये दो प्रक्रिया है। तो देखते हैं जल चक्र, ये कौन से प्रक्रिया में, पानी तरल से गैस में वाष्पित हो जाता है। दूसरा है पानी जो है वो ठोस से तरल में वाष्पित हो जाता है। यानी पानी क्या होता है, ठोस से तरल में वाष्पित हो जाता है। पानी ठोस से गैस में वाष्पित हो जाता है। तो देखिए इसमें पहला क्या ऑप्शन है आपका, कि पानी जो है यानी तरल है, और वो तरल है तो वो गैस यानी वाष्पीकृत हो जाएगा। तो क्या ये जल चक्र का रोल है, बिल्कुल। यानी यही तो बोला है कि जल यानी ये क्या है, आपका तरल है, और ये क्या बन जाएगा, वाष्प। वाष्प का मतलब क्या हो गया, ये आपका गैस बन जाएगा। तो यही तो जल चक्र है। तो पहला आपका क्या बता रहा है, जल चक्र को। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, पानी ठोस से तरल, यानी ठोस से तरल बनना, ये जल चक्र नहीं है आपका। दूसरा है आपका ठोस से तरल में वाष्पीकृत। और देखिए तीसरा क्या है, पानी ठोस से गैस, ठोस से गैस बन जाए, ये भी आपका वाष्पीकृत नहीं है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर इज राइट आंसर, क्योंकि ये आपका जल से वाष्प बना रहा है, फिर वाष्प ठंडा होकर जल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है न्यूटन के गति के पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, तो न्यूटन साहब के गति का पहला नियम क्या था, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और इसी नियम को पहले किसने दिया था, इसी नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है, न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये बेसिक सा सवाल है आपका। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अगर विराम मतलब कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में रहना चाहता है, कोई अगर गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। तो यही तो जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, जड़त्व का नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी कौन कहता है कि ये आपका अगर ग्रह है तो ये चारों ओर किसका चक्कर लगाएगा,
तो ये चारों ओर आपका सूर्य का, मान लेते हैं ये है ग्रह आपका, ये ग्रह चारों ओर क्या करेगा, चक्कर, किसका चक्कर ये ग्रह चारों ओर लगाएगा, तो ये सूर्य का लगाता है। ये कौन कहा है और क्या बोला है, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। सूर्य क्या होता है आपका, एक फोकस पे होता है। ये किसने कहा था, तो ये केपलर्स का नियम है। किसका नियम है आपका, केपलर्स का फर्स्ट नियम, केपलर्स फर्स्ट लॉ, यानी किसका नियम है आपका, केपलर्स का पहला नियम है। तो क्या हो जाएगा, ये किसका नियम है आपका, केपलर्स का नियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ये आपका कथन वाला, कथन और कारण वाला सवाल है, जो कि आज के एग्जाम का आने वाला, और आज ये बच्चों को बहुत परेशान करता है ये सवाल, कथन और कारण। और कथन और कारण सबसे इजी सवाल होता है। देखते हैं कैसे। यहां बोला गया निर्देश, प्रश्न में दो कथन है, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा क्या है आपका, कारण है। देखते हैं अभिकथन को पहले हम। मूंगा, जेली, मछली, समुद्री एनिमोन फाइलाकोइलेट्रस के संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। ये सब किससे संबंधित है आपका, फाइलाकोइलेट्रस से क्या होता है आपका, संबंधित होता है। कारण में क्या है आपका, इनके शरीर की दो परतों वाली दीवारें होती है, जिससे पाचन में मदद लेता है। बिल्कुल क्या होता है आपका, इनके शरीर की दो परतें वाली दीवार होती है, जिसे पाचन में मदद लेता है। तो ये दोनों क्या है आपका, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ए सत्य है, आर सत्य है, ए गलत है, ऐसा तो नहीं कहे। ए सत्य है, आर गलत है, ऐसा भी नहीं है। आर अभिकथन ए की गलत व्याख्या करता है, ऐसा भी नहीं है। आर ए की सही व्याख्या, बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी आर और ए दोनों क्या है आपका, सही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पौधों में रिक्तिकाएं का कार्य क्या, यानी पौधा में जो रिक्तिका, यानी पौधा का जो कोशिका होता है उसमें जो रिक्तिका होता है उसका क्या कार्य है। तो रिक्तिका क्या कार्य करता है समझते हैं। ये रिक्तिका जो पौधा में होता है इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पौधों को संरचनात्मक सहारा देना। क्या है, संरचनात्मक सहारा प्रदान करना। क्या प्रदान करना, संरचनात्मक सहारा प्रदान करना, जिससे पौधा क्या हो, जिससे पौधा सीधा और दृढ़ हो। पौधा क्या हो, सीधा और दृढ़ हो। तो पौधा क्या हो, सीधा और दृढ़ हो। तो ये आपका कौन करता है, रिक्तिका। तो देखते हैं ऑप्शंस में, कोशिका को स्फीति रखना, यानी कोशिका को स्फीति रखता है, बिल्कुल रखता है, इसका मतलब है संरचनात्मक सहारा देता है। दूसरा है क्लोरोफिल को संग्रह नहीं करता है। कोशिका में यह उपापचयी प्रतिक्रियाओं का स्थान है, तो नहीं है ये उपापचयी। एंजाइमों का निकलना, ये भी नहीं आपका। तो क्या हो जाएगा, कोशिका को स्फीति रखता है, यानी सीधा रखता है, और यह संरचनात्मक क्या करता है, सहारा देता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका कथन और कारण वाला सवाल है। तो देखिए इसमें भी आपका दो कथन है, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, कारण है। हम दोनों को पढ़ते हैं, पहले अभिकथन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में व्यक्तिगत भागीदारी के लिए स्वयं को पंजीकृत, बिल्कुल हमको पंजीकृत करना ही पड़ेगा, यानी स्वयं को क्या करना चाहिए, पंजीकृत करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पंजीकृत। ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। और कारण क्या है आपका, एक गैर जिम्मेदार जो नागरिक होने के नाते मैं अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करूंगा, जो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कचरे का उत्पादन। तो यानी हम बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक वाले कचरे का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, दूसरा बिल्कुल गलत है और पहला आपका क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला सही। ए और आर दोनों सत्य है, ये तो नहीं होने वाला है। ए और आर दोनों असत्य है, ये भी नहीं होगा। ए सत्य है और आर क्या है आपका, गलत है, यानी सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका फर्न। फर्न में पाए जाने वाला बीजाणु, यानी फर्न में कौन सा बीजाणु पाया जाता है। तो देखिए फर्न में याद रखिएगा कौन सा बीजाणु पाया जाता है, स्पोरेगिया। कौन सा बीजाणु आपका होता है, स्पोरेगिया। ये फर्न क्या है, अगर आपका सवाल ये होगा कि ये फर्न क्या है, तो फर्न एक प्रकार का पौधा है। फर्न क्या एक प्रकार का पौधा है, और इस पौधा का जो पत्ती होता है
वो एकदम पतला सा रिबन के जैसा होता है। कैसा होता है आपका? पतला सा रिबन का जैसा इसका क्या होता है आपका? पत्ती होता है, और उसी पत्ती में आपका छोटा सा छुपा हुआ क्या होता है आपका? बीजाणु होता है। तो क्या हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? स्पोरेगिया। क्या कहा जाता है? स्पोरेगिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पीईटी का संक्षिप्त रूप, यानी पीईटी का क्या है? संक्षिप्त रूप। तो पीईटी का संक्षिप्त रूप क्या है आपका? पॉलिस्टर नहीं है इसका, पॉलिस्टर और टेरिलॉन ये भी नहीं आपका, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। तो क्या होता है इसका आपका? पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट इसका क्या है आपका? फुल फॉर्म है। तो ये आप कहीं ना कहीं याद रख सकते हैं। और ये क्या है आपका? ये एक तरह का कहीं ना कहीं फाइबर से ये क्या है आपका? जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, आग बुझाने के लिए डैश गैस का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जो ऑक्सीजन को कम करता है, यानी आग को बुझाने में क्या करता है? मदद करता है। तो किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट आपका सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में बदलने के लिए, यानी वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? कौन से गैस का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस का? और यहां से क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोजनीकरण होता है। और हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का मतलब होता है, हिंदी होता है लवक। क्या होता है इसका आपका? लवक। और बोला गया है कि लवक युक्त हरे, यानी हरा वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लास्ट नहीं कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है उसको? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म भी नहीं कहा जाता है, बेसोफिल भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स का 3 भाग है आपका, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, मेथेमोग्लोबिनिया डैश के रूप में जाना जाता है। ये मेथेमोग्लोबिनिया क्या है? तो ये एक प्रकार का रोग है। ये क्या है? एक प्रकार का रोग है। और ये रोग कैसे, क्या कहते हैं इसको? ब्लू बेबी रोग। ब्लू बेबी रोग कहा जाता है। और ये रोग क्यों होता है? ये कैसे रोग होता है ब्लू बेबी? तो देखिए, ये कैसे होता है? पीने के पानी में नाइट्रेट दूषित, नाइट्रेट दूषित, यानी पीने के पानी में अगर नाइट्रेट दूषित रूप से होगा तो कौन सा बीमारी आपको हो जाता है? तो ब्लू बेबी रोग। क्या हो जाता है आपका? ब्लू बेबी रोग हो जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसके प्रतीक के साथ गलत सुमेलित है? यानी प्रतीक गलत है इसका कौन सा? देखिए, सेलिनियम का ऐसी होता है, ये बिल्कुल सही है। सोना का एजी नहीं होता है। सोना का क्या होता है आपका? एजी नहीं, एयू होता है। सोना का क्या होता है आपका? एयू। तो ये आपका गलत है। तो सुमेलित कौन सा गलत है? तो ये आपका टीन का एसएन होता है। सुरमा का आपका यानी एंटीमनी का क्या होता है? एसबी होता है। तो कौन सा गलत है आपका? सोना। एयू के जगह, एजी के जगह क्या होना चाहिए आपका? एयू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? यानी शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, पलीहा, यानी स्प्लीन। कौन है आपका? है स्प्लीन। स्प्लीन का क्या काम है? यह रक्त को छानने का काम करता है। स्प्लीन क्या काम करता है? तो याद रख सकते हैं, रक्त को छानने का काम करते हैं। क्या काम करता है ये आपका? रक्त को छानने का काम करते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेबीज नामक रोग किस जानवर के काटने के कारण होता है? तो रेबीज रोग किस जानवर के काटने के कारण होता है? तो याद रखिएगा, कोई भी संक्रमित जानवर, यानी संक्रमित जो जानवर होता है उसके काटने से कौन सा रोग होगा आपका? रेबीज रोग होता है। और इसमें जो सबसे पहला स्थान लेता है वो कौन लेता है आपका? कुत्ता। यानी कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है आपका? रेबीज बीमारी होता है। याद रखिए, किसके काटने से होता है आपका? रेबीज। यानी संक्रमित जो जानवर होते हैं उसके काटने से रेबीज आपका रोग होता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है जल चक्र। फिर आपको पूछा गया है जल चक्र। जल चक्र, जल चक्र क्या होता है, अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे। जल चक्र में क्या है, ये जल आपका क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, और ये वाष्प फिर पृथ्वी पर किस रूप में आना चाहिए, जल के रूप में आना चाहिए। वो जैसे भी आए लेकिन जल के रूप में वो पृथ्वी पर पहुंचे, और किस रूप में पहुंचता है वही हम लोग जल चक्र। तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन, पानी गैस के रूप में अवक्षेपित, यानी पानी गैस के रूप में अवक्षेपित नीचे उतरती है, जो बिल्कुल गलत है, नहीं उतरती है, याद रखिएगा। दूसरा है पानी ठोस अर्ध ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है। हाँ, कभी कभी ठोस और अब अर्ध ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है, जैसे कि आपका बर्फ का, यानी कह सकते हैं हिम वर्षा जब होता है तो वो ठोस के रूप में, यानी बर्फ जब गिरने लगता है तो इस रूप में आपका आता है नीचे जल, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है पानी पृथ्वी की सतह की ओर गैस के रूप में, बिल्कुल नहीं होता है गैस के रूप में। पानी गर्मी के रूप में, तो गर्मी के रूप में भी नहीं, तो पानी किस रूप में आता है, ठोस और ठोस के रूप में। यह आपका हिम वर्षा इसका क्या हो सकता है एग्जाम्पल, हिम वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है स्वास्थ्य को डैश माना जाता है, यानी स्वास्थ्य, हम लोग कहावत कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही क्या है आपका धन है। स्वास्थ्य क्या है आपका, स्वास्थ्य ही क्या है आपका, तो स्वास्थ्य ही क्या है आपका धन है। और यहां पे देखते हैं ऑप्शन में, खुशी है संपदा, संपदा का मतलब ही क्या होता है आपका धन होता है, तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य क्या है आपका संपदा है, धन है। स्वास्थ्य वजन है, बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य बोझ है, बिल्कुल नहीं। तो स्वास्थ्य क्या है आपका संपदा है या धन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक हर्ज के बराबर, एक हर्ज के बराबर क्या होगा, प्रति मिनट 30 कंपन होता है, यानी प्रति मिनट कितना होता है, 30 कंपन होता है। अगला है 60 कंपन प्रति मिनट होता है, प्रति सेकेंड 60 कंपन होता है, प्रति घंटा 60 कंपन होता है। तो ध्यान से समझिएगा, तो यानी एक हर्ज बराबर कितना कंपन होता है, तो देखिए एक हर्ज बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में आपका एक वाइब्रेशन होता है। इस हिसाब से अगर 30 मिनट में, यानी एक मिनट में देखा जाए तो एक मिनट में कितना वाइब्रेशन होगा, तो एक मिनट में तो कितना हो जाएगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, 60 × 1 वाइब्रेशन पर मिनट, तो कितना हो जाएगा 60 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी एक हर्ज में 60 वाइब्रेशन, यानी 60 कंपन प्रति मिनट, कितना हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 कंपन। 30 तो होगा नहीं, और सेकेंड में तो एक होता है, 30 नहीं होगा, और घंटा में तो 60 होने वाला नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा आपका 60 कंपन प्रति मिनट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित को मिलाएं। मिलान का, आज का ये भी एक, आजकल के एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, मिलान करने वाला, और ये सबसे खतरनाक सवालों में से एक रहता है। अगर आप एक को जानते हैं तो नहीं कर सकते हैं, आपको 2-3 को पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, और इस सवाल को बनाने के लिए आप एलिमिनेटेड मेथड का उपयोग कर सकते हैं, जो आप जानते हैं पहले उसको मिला करके आप ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो देखिए प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक किसको कहा जाता है, लिंडमैन का 10% नियम, तालाब परिस्थिति स्वपोषी, तो प्राथमिक उत्पादक कौन होता है आपका स्वपोषी, यानी एक का तो सी होगा ही होगा। तो देखिए एक का ए है, ये तो कभी नहीं हो सकता, एक का बी है, ये भी नहीं हो सकता, एक का सी है, एक का, यानी 2 ऑप्शन क्या हो गया, बाहर चला गया, एलिमिनेट हो गया, तो 2 ही ऑप्शन में आपको कोई सही हो सकता है। अगला देखते हैं सीधा पिरामिड, सीधा उल्टा पिरामिड क्या होता है आपका, उल्टा पिरामिड का मतलब होता है कि छोटा, यानी छोटा से बड़ा की ओर चलेगा। उल्टा पिरामिड क्या हो जाएगा आपका, उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड इस तरह का कहीं ना कहीं क्या बनेगा आपका पिरामिड, इसको क्या बोलते हैं उल्टा पिरामिड। और सीधा पिरामिड आपका कैसा बनने वाला है, ये कैसा पिरामिड है आपका, सीधा पिरामिड। तो उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड, देखिए लिंडमैन का जो 10% का नियम है वो कहां पे आता है आपका, सीधा पिरामिड में आता है। यानी इसका कहना है कि अगर ये 100% है तो यहां आगे कितना जाएगा आपका 10%, फिर आगे भी इसका कितना जाएगा आपका 10%, यानी कितना जाने वाला है आपका। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं आपका बढ़ता जाता है। 10% का नियम कहां पे आपका सीधा पिरामिड में चलता है, तो सीधा पिरामिड का कौन हो जाएगा ए, तो उल्टा का क्या बचा आपका बी। तो इसलिए आपका क्या हो गया, एक का सी हो गया,
और 2 का आपका बी हो गया, तो ये नहीं होगा, 2 का बी हो गया और 3 का आपका ए हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला है तेलचिट्टा, यानी तेलचिट्टे के एंटीना में, तेलचिट्टे के एंटीना में यानी कॉकरोच का जो एंटीना होता है, यानी कॉकरोच का जो एंटीना होता है, उस एंटीना में कौन सा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यानी एंटीना से तिलचिट्टा करता क्या है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, श्रावण ग्राही, सुनने का काम करता है, बिल्कुल नहीं सुनने का काम करता है। स्वाद ग्राही, यानी वो स्वाद चेक करता है क्या, नहीं करता है। स्पर्श ग्राही, बिल्कुल स्पर्श तो वो करता है। अगला ऑप्शन में देख, स्पर्शनीय और ध्रान ग्राही। ये ध्रान ग्राही क्या होता है, गंध, इसका क्या होता है, ध्रान का मतलब गंध, यानी ये गंध को भी सूंघने का काम करता है और स्पर्शनीय भी, तो ये दोनों करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी होता है, लेकिन 2 आपका काम करता है, स्पर्शग्राही और घ्राणग्राही, तो क्या हो जाएगा आपका, डी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, क्या किसी शरीर का द्रव्यमान हो सकता है लेकिन भार नहीं। तो याद रखिएगा, किसी भी शरीर का, कोई भी आपका शरीर है उसका द्रव्यमान होगा, यानी द्रव्यमान क्या होता है, तो ये आंतरिक गुण होता है, यानी क्या होता है शरीर का आंतरिक, यानी द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान आपका, द्रव्यमान शरीर का आंतरिक गुण है, क्या है आपका, आंतरिक गुण है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन जो आपका भार है ना, ये भार किस पर डिपेंड करता है आपका, जी पर, यानी गुरुत्वीय त्वरण किस पे डिपेंड करता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, यानी गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड आपका ये करता है। और जहां पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वहां पे भार भी क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, भार भी क्या हो जाएगा आपका, शून्य, यानी भार नहीं हो जाएगा। शून्य का मतलब क्या होगा, भार नहीं होगा। जैसे कि अंतरिक्ष, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में किसी भी शरीर का भार क्या हो जाता है आपका, शून्य होता है, लेकिन द्रव्यमान उसका जितना रहता है वो उतना ही रहेगा। तो ये आपका क्या है, हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। किसी या क्या किसी शरीर का द्रव्यमान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन भार नहीं, बिल्कुल भार नहीं हो सकता है। कहां हो सकता है, अंतरिक्ष, जहां पे जी का मान क्या हो जाए आपका, शून्य हो जाए, वहां पे भार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किया जाता है, क्योंकि यह गैर दहनशील है। यानी कौन सा गैस है, यानी जो हाइड्रोजन के स्थान पे, यानी अगर गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है आपका, देख लीजिए। अगर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते, तो हाइड्रोजन गैस क्या है आपका, एक ज्वलनशील गैस है। कैसा गैस है आपका, ज्वलनशील गैस है आपका, और खतरनाक, ज्वलनशील और खतरनाक गैस है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। गुब्बारे में करते हैं क्या, गुब्बारे में नहीं करते हैं प्रयोग, नहीं करते हैं प्रयोग, याद रखिए, गुब्बारे में प्रयोग इसका नहीं करते हैं। लेकिन आपका जो हीलियम गैस है, ये हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दूसरा हल्का है, यानी ये भी गैस क्या है, हल्का गैस है, लेकिन हीलियम जो है ये दूसरा हल्का गैस है। और ये गैस कैसा है आपका, तो ये अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करता है। ये कैसा गैस है आपका, अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करता है, इसलिए इस गैस को कहां भरा जाता है, गुब्बारे में। कहां भरा जाता है, गुब्बारे में भरा जाता है। यानी कौन सा गैस गुब्बारे में भरा जाता है, तो याद रखोगे हीलियम गैस, क्योंकि अक्रिय गैस है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसका गुब्बारे में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, खरीफ का मौसम, यानी खरीफ फसल कब होता है। तो खरीफ फसल कहने का अर्थ है चावल का फसल कब होता है, तो ये गर्मी में होता है। तो गर्मी यानी जून से अक्टूबर, कब होता है आपका, जून से, नवंबर से अप्रैल, ये क्या है आपका, रबी फसल का मौसम है। जनवरी से मार्च, ये भी रबी फसल का, सितंबर से दिसंबर, तो ये सब आपका रबी का है, लेकिन आपका जून से अक्टूबर क्या है, खरीफ का मौसम है। आगे बढ़ते हैं, अगला और ये आज का लास्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है, यानी इन सब में 4 ऑप्शंस दिया गया, कौन इसमें शैवाल है। तो देखिए, केलोमाइडोमोनस, केलोमाइडोमोनस क्या है आपका, तो केलोमाइडोमोनस आपका एक तरह का क्या है, आपका शैवाल है। क्या है ये आपका, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका, शैवाल है। दूसरा ऑप्शन है आपका पैरामीशियम, ये पैरामीशियम क्या है आपका, तो पैरामीशियम है
प्रोटोजोआ। क्या है आपका? प्रोटोजोआ। और ये दोनों जो आप देख रहा है एस्परजिल्स, ब्रेडमोल्स, ये क्या है आपका? तो ये दोनों आपका है कवक। क्या ये दोनों आपका? कवक। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैलोमाइडोमोनास। ये आपका क्या है? तो ये आपका शैवाल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 509 क्वेश्चंस तक। इसके आगे हम लोग सेट 18 का एनालिसिस करने वाले हैं और इस तरह से आज हम लोग यूट्यूब पर 500 से प्लस क्वेश्चंस को कर चुके हैं साइंस का, और मॉडरेट, बेहतरीन और हर तरीके के सवाल को हम लोग यहाँ पे करते हैं। यानी आज के दौर में साइंस, यानी किसी भी एग्जाम में जो साइंस का प्रश्न पूछा जाता है उस लेवल का प्रश्न को हम लोग मॉडरेट रूप में, यानी एक बेहतर प्रश्न को हम लोग कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा आने वाला जो आपका सीरीज है टेस्ट का या जो भी क्लासेस का आपका वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।